पिछली वीडियो में आपने थोड़ी सी तफसील में मुलाहिजा किया था कि फ़ंक्शन दरअसल होता क्या है। फ़ंक्शन असल में मैपिंग होती है जहाँ इसमें हम एक सेट के एलिमेंट्स को मैप करते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट्स पे। अगर मेरे पास एक सेट है x, इसके एलिमेंट्स को मैं मैप कर रही हूँ एक और सेट y पे, तो x यहाँ पे मेरा डोमेन होगा और y को डोमेन होगी। मैपिंग का मतलब ये है कि मैं x में कोई भी एक एंट्री जो है उसको मैं y में एक एंट्री से मैप कर रही हूँ, या इनके दरमियान एक x की एक एंट्री और y की एक एंट्री के दरमियान ताल्लुक़ पैदा कर रही हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि x मेरे पास एक टोकरी है जिसमें सेब पड़े हुए हैं और y एक दूसरी टोकरी है जिसमें केले पड़े हुए हैं, और मैं हर सेब को एक केले के साथ जोड़ रही हूँ या हर सेब और केले के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं आपको फ़ंक्शन के ही जो नोशन आपने के जहन में पहले से है उसी को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक जो हमारे पास जनरली हम फंक्शन लिखते हैं या जो बहुत आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन इस तरह का होता है। फंक्शन वो चीज़ होती है जो एक सेट के मेंबर्स को दूसरे सेट के मेंबर के साथ एसोसिएट कर दे। और हम ये भी जानते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं वो सेट के ही मेंबर्स होते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि एक मेरे पास वेक्टर x है जो एक सेट का मेंबर है, जो सेट मेरे पास है Rn मेरे पास यहाँ पे n टुपल्स का एक सेट है या n टुपल्स रियल नंबर का है। हमने बहुत वीडियोस पहले लीनियर अलजेब्रा के शुरू में Rn को डिफ़ाइन किया था। Rn मेरे पास है तमाम तर n टुपल्स का एक सेट, जिस n टुपल्स में जो x1 x2 अप टिल xn है। यहाँ पे ये बात आप जहन नशीन कर लें कि x1 x2 x3 अप टिल xn जो हैं वो रियल नंबर्स के सेट के मेंबर्स हैं। यहाँ पे लेटर Rn जो मैंने इस्तेमाल किया है, n कोई भी आर्बिट्रेरीली है, इसकी जगह आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, Rm R3 R4, तो n यहाँ पे एक जनरल टर्म है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि x जो है मेरा दरअसल वो वेक्टर है। इसको मैं एक कॉलम वेक्टर की तरह भी लिख सकती हूँ, या इसको आप ये कह सकते हैं कि x एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हर में n कंपोनेंट्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हर कंपोनेंट r से का मेंबर है। x मेरे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, x1 x2 अप टिल xn पर मुश्तमिल है, और यहाँ पे हर इसका कंपोनेंट x1 x2 अप टिल xn मेंबर है रियल नंबर का। ये डेफिनेशन है इस बात की जब कभी मैं कहूँ कि मेरे पास वेक्टर x मेंबर है Rn का। ये आप इस तरह कह सकते हैं कि इस सबस में जो मैंने बना रही हूँ ये Rn है। और अब जनरलाइज करने के लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास एक और सेट है और इसको हम कह रहे हैं Rm। n और m सेम भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। R n टुपल्स का सेट है, Rm m टुपल्स का सेट है। हम कोई इस तरह का वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं x जो Rn में पड़ा हुआ है, और मैं इस वेक्टर को एसोसिएट कर सकती हूँ एक और वेक्टर के साथ जो Rm में पड़ा हुआ है, और उस दूसरे वेक्टर को जो Rm में पड़ा हुआ है मैं y कह देती हूँ। तो अब मैंने दो वेक्टर्स x और वेक्टर y के दरमियान एक एसोसिएशन बना दी है, और इस एसोसिएशन को भी मैं फंक्शन ही कहूँगी, क्योंकि ये भी बेसिकली एक मैपिंग ही है जिसमें मैं एक सेट को दूसरे सेट पे मैप कर रही हूँ। तो ये फंक्शन इस तरह कहलाएगा कि मैंने Rn को मैप किया है Rm पे। जो एरो हेड है या जो तीर का निशान है ये दिखा रहा है कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन पे मैप है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था फंक्शन लिखने का। वो इस तरह था कि फंक्शन को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, f में x को हम मैपिंग कहते हैं, जो जिसमें x को मैं मैप कर रही हूँ एक्स स्क्वायर के। तो जब मेरे पास रेगुलर एरो हो तो इसका मतलब है कि मैं सेट्स के दरमियान मैपिंग कर रही हूँ, और जब कभी मैं ये डंडा हो मेरे पास एरो के बेस पे तो इसका मतलब है यानी कि मैं यहाँ पे स्केलर्स के दरमियान कर रही हूँ। वेक्टर्स
वेक्टर्स हमारे पास सेट्स के वैलिड एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए जिस तरह हमारे पास स्केलर्स के फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास वेक्टर्स के फंक्शंस भी होते हैं। अब हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पर मेरा कोडोमेन जो है वो सब सेट हो आर एम का, जहाँ पर एम मेरे पास 1 से बड़ा है, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो वेक्टर वैल्यूड होगा। यानी कि मेरा फंक्शन इस तरह का है जो सिर्फ रियल नंबर पे मैप नहीं हो रहा, बल्कि एम टुपल किसी इस तरह के सेट पर मैप हो रहा है जो एम टुपल्स है रियल नंबर का। अभी तक मैं थोड़ी सी वेग और एब्स्ट्रैक्ट थी, शायद आपको थोड़ी कंफ्यूज कर दिया हो, तो अब थोड़ा सा और वाजिया करने के लिए मैं मिसालों से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है x1, x2 और x3 का, और इसको ये बराबर है ये x1 प्लस 2x2, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो x3। अभी मैंने आप कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है अब तक आप अलजेब्रा इतना समझ गए होंगे कि मेरे कोऑर्डिनेट समझ जाएं। तो ये मेरा एक फंक्शन है, तो जो मैंने ऊपर नोटेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये यूँ होगा। f एक ऐसा फंक्शन है जो R3 में जो वैल्यूज़ हैं उनको एसोसिएट कर रहा है R2 में पड़ी हुई वैल्यूज से। ये दूसरा मेरे पास फंक्शन है, ये दूसरा जो मेरे पास सेट है ये 2 टुपल्स का है और ये 3 टुपल का सेट है। एक और तरीका कार जिससे मैं इसको लिख सकती हूँ वो ये है कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ f। अगर मैं f को f मेरे पास इस तरह का फंक्शन है कि मैं उसमें से अगर एक वेक्टर x1, x2 और x3 गुजारूँ तो वो मुझे जवाब में देगा एक और वेक्टर जिसका 2 कंपोनेंट्स होंगे। उसका पहला कंपोनेंट होगा x1 प्लस 2x2 और दूसरी टर्म होगी 3x3। अब ज़रा इससे हम थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़े से इसको वैल्यूज़ दे के देखते रहें कि दरअसल ये मेरा फंक्शन कर क्या रहा है। माफ़ कीजिएगा। तो अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है 1, 1 और 1, उसको ये फंक्शन क्या कर देगा। तो 1 प्लस 2 टाइम्स 1 3, मेरा टाइम्स है 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3। तो जो मेरा फंक्शन है इसने बना दिया 1, 1, 1 को 3 और 3। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं लूँ फंक्शन या f ऑफ 2, 4 और 1 का, तो अब मेरे पास जवाब में क्या आएगा। मेरे पास जवाब में आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स 4, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। अब 3 टाइम्स 1 जो है वो मेरे पास है 3। तो अब मेरे पास ये वेक्टर बन गया है 10 और 3 पे। तो अब इसको आप विजुलाइज कैसे करेंगे। यानी 3 डायमेंशनल वेक्टर को हमेशा विजुलाइज करना कुछ आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इस तरह से इनको बना दूँ कि आप इनको विजुलाइज कर सकें। ज़रा मैं इसको तरीके से बनाऊँ। ये जो मैंने नीले रंग से कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं ये मेरे पास 3 डायमेंशनल एक्सेस हैं, जिसका एक x1 एक्सेस है, एक x2 एक्सेस है और तीसरा ऊपर की जानिब x3 एक्सेस है। अब इस पर मैं ये वेक्टर 1, 1 और 1 बना रही हूँ। तो अगर मैं स्टैंडर्ड पोजीशन में इसको बनाऊँ तो ये यूँ बनेगा कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक, तो ये वेक्टर जो मेरा पहला है 1, 1 और 1 ये कुछ इस तरह बनेगा। जो दूसरा वेक्टर मेरे पास है 2, 4 और 1, मैं 2x1 की डायरेक्शन में जाऊंगी, 4x2 की डायरेक्शन में जाऊंगी और एक ऊपर की तरफ जाऊंगी x3 की डायरेक्शन में। तो ये जो पिंक कलर से मैं बना रही हूँ ये मेरा दूसरा वेक्टर बनेगा 2, 4 और 1। मेरा ख्याल है इससे आपको कुछ आइडिया तो मिल गया होगा। ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं जो मेरे डोमेन में पड़े हुए हैं, जो डोमेन मेरी है R3। अब मेरे फंक्शन मैप कर रहा है इन वेक्टर्स को कोडोमेन पे। अब यहाँ पे मेरी कोडोमेन है R2, तो R2 को 2 डायमेंशन में विजुलाइज करना काफ़ी आसान है हमारे लिए। इधर मेरे पास सिर्फ 2 ही एक्सेस हैं, एक x1 और ऊपर वाला x2।
तो अब सवाल ये है कि मेरा येलो वेक्टर या जो 1 1 1 है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 3 और 3, 1 2 3 1 2 3। तो मैं यहाँ पे पहुँचूँगी और अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में से बनाया जाए तो ये कुछ इस तरह बनेगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। तो मेरा ये जो पीला वेक्टर है R3 में वो मैप हुआ है इस पीले वेक्टर R2 में। ये काम है जो मेरे फंक्शन ने किया है। अब अगर मैं दूसरे पिंक वेक्टर से करूं जो 2 4 1 है, ये बना है 10 और 3 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो अब ये जो मेरा पिंक वाला वेक्टर है ये मेरे फंक्शन f की वजह से मैप हो गया या एसोसिएट हो गया या इसका ताल्लुक पैदा हो गया इस वेक्टर 10 और 3 से। यानी R3 का ये वेक्टर जो है ये इस फंक्शन 10 3 पे मैप हो गया हमारे फंक्शन के ज़रिए। तो दरअसल हम कर क्या रहे हैं, हम अपने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। आपका सोच रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन प्लेलिस्ट में जाएं ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसमें आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, तो मैं आपको उससे कंफ्यूज नहीं करना चाह रही। इस जगह पर लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल वही चीज़ है जो फंक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो वेक्टर्स पे ऑपरेट हो रहा है या वेक्टर्स पे किया जा रहा है। तो आप जनरल नोटेशन के लिए एक फंक्शन लिखने के बजाय, f लिखने के बजाय, हम लोग जनरली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैपिटल T या अपर केस T लिखते हैं। तो जिस तरह आप फंक्शन के लिए f इस्तेमाल करते रहे हैं अभी तक, हम इसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि लीनियर अलजेब्रा के दुनिया में हम इसको इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं कि दरअसल हमारा एक वेक्टर जो है वो एक दूसरे वेक्टर में तब्दील हो रहा होता है, या मेरा एक वेक्टर जो है R3 में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है एक बिल्कुल नए वेक्टर में जो R2 में है। मेरा मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आपको ये बात क्लियर करना है कि लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर फंक्शन दरअसल एक ही चीज़ होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको नोटेशन से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। यहाँ पर मैं अपने तमाम तर एफ्स को जो मैं फंक्शन के लिए लिखती रही हूँ टी से रिप्लेस या टी से इनकी जगह पर इस्तेमाल कर सकती थी। यहाँ पे मैं यूँ भी लिख सकती हूँ टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स R3 इंटू R2। यहाँ पे टी ऑफ x1, x2 और x3 जो है ये बराबर है एक 2 टुपल के जो x1 प्लस 2x1 कोमा 3x3 है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर f लिखा हुआ है उस जगह पे मैं t भी लिख सकती हूँ, यानी कि t जो वेक्टर है 1 1 1 की वो बराबर है 3 और 3 के। आप कहेंगे कि तो फिर इतना झगड़ा क्या है कि t की जगह f लिख दें, f की जगह t लिख दें। दरअसल मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज़ अगर कहीं इस्तेमाल हो तो आप परेशान ना हो। लीनियर अलजेब्रा में अगर कभी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो आप कहें हाँ ये तो हमें पता ही नहीं। दरअसल लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन एक ही चीज़ होती है। मेरा ख्याल है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात तो जहन नशीन हो ही गई होगी कि जिस तरह हम फंक्शंस वेक्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं तो वही फंक्शंस हकीकत में हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। इनको ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए कहा जाता है कि ये एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में तब्दील कर देती है।